इलेक्शन के इस अफरा तफरी भरे माहौल के बीच एक वर्ड बहुत ज्यादा देखने और सुनने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? और इस वर्ड को एसोसिएट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। मोदी इज अ डिक्टेटर, अ मैन वर्स देन हिटलर। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप। Is he a dictator or not? No. Yes, of course he is. He is. He is not a democrat. इन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमें हिस्टोरिकल डिक्टेटर्स के कॉमन नेचर को समझना होगा और उनके ट्रेट्स एंड टैक्टिक्स को जानना होगा। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अ डिक्टेटर इज अ पॉलिटिकल लीडर हु पोजेसेस एब्सोल्यूट पावर, यानी ताकत के बल पर शासन करने वाला वो शासक जिसके हाथ में देश की पूरी सत्ता होती है। अडोल्फ हिटलर, बेनितो मुसोलिनी, जोसेफ स्टेलिन, माओ जेडंग, किम जोंग उन जैसे सैकड़ों लीडर्स का नाम इतिहास में डिक्टेटर के रूप में दर्ज है। आखिर कैसे हमारी ही तरह दिखने वाले ये लोग देश के मालिक बन बैठे, और वो कौन सी ऐसी ताकत या दौलत थी जिसने लाखों लोगों को उनका गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। हाउ दे बिकेम लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स एंड व्हाट मेक्स देम डिक्टेटर्स। सबसे पहली चीज जो एक पावरफुल डिक्टेटर के पास होती है वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, जो उसे एक पावरफुल पब्लिक इमेज क्रिएट करने में मदद करती है। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर और इटली के बेनितो मुसोलिनी जैसे लीडर्स पावरफुल पब्लिक स्पीकर्स थे जो अपनी स्पीचेस के द्वारा जनता को आकर्षित और संगठित करने में माहिर थे। Le grandi grandie, la grande poesia è un impero che ha schiato pazzi incancellabili nella storia di tutti i popoli civili. अपनी स्पीचेस के थ्रू वो अपने फॉलोअर्स के बीच यूनिटी और पर्पस की भावना पैदा करते थे, जिससे उन्हें लॉयल्टी और लोगों का अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता था। The second common trait is propaganda and control of information. रशिया के जोसेफ स्टेलिन और चाइना के माओ जेडंग का मीडिया, एजुकेशन और पब्लिक कॉन्वर्सेशन पर पूरा कंट्रोल था। In school, children recited his message to them. By controlling the narrative, उन्होंने अपने आप को ऐसे पेश किया जैसे कि देश की प्रॉब्लम्स का वही एकमात्र सॉल्यूशन है। ओपोजिशन को ही खत्म कर देना डिक्टेटर्स के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रही है। इराक के सद्दाम हुसैन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन सिस्टमेटिकली अपने राइवल लीडर्स को जेल में डालकर या मरवाकर अपने रास्ते से हटा दिया करते थे। Including Mashhadi. A third are executed by firing squad. You don't antagonize Saddam under any circumstances. Don't even try. That's when Iraq is becoming a real dictatorship. North Korea's young leader has executed his uncle, who is considered one of the most powerful men in that nuclear-armed nation. यह खतरनाक तरीका इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई भी उनके अधिकारों को चुनौती ना दे सके। कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए मिलिट्री एक की टूल की तरह काम आती है, लेकिन ईदी अमीन जैसे लीडर्स ने उसका इस्तेमाल अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किया। He has a private army of 18,000 men that he pays by pilfering the state budget. These are actual death squads that terrify the entire country. मिलिट्री की ताकत से वो अपोजिशन को डराकर कमजोर कर पाए और अपने अकॉर्डिंग रूल कर पाए। लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी ने नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया और खुद को डिफेंडर ऑफ नेशन के तौर पर डिस्प्ले किया, यानी कि एक ऐसा लीडर जो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की ताकतों से देश की हिफाजत करता है।
If it's an internal or an external conspiracy, we'll erase it. If it's a military conspiracy, we'll erase it. We'll erase it by the Libyan people and the Libyan tribes who gathered together in one army to liberate every Libyan inch from the enemies. गद्दाफी ने us versus them यानी कि हम और हमारे दुश्मन वाली मेंटेलिटी क्रिएट की, जिसकी मदद से उनके फॉलोअर्स एकजुट हो गए और उनके एक्सट्रीम डिसीजंस को भी सही बताने लगे। जहां इन सभी चीजों ने डिक्टेटर्स को पावर मेंटेन करने में मदद की, वही एक चीज जो ऑलमोस्ट सभी डिक्टेटर्स में कॉमन थी वो ये कि दे वर अक्यूज्ड ऑफ ह्यूमन किलिंग्स। मिलियंस ऑफ पीपल सफर्ड अंडर देयर रिजीम्स। अगर सिर्फ हिटलर की ही बात की जाए तो उसने हॉलोकॉस्ट में 6 मिलियन जूस का मर्डर किया। इसके अलावा 5 मिलियन लोग कत्ल किए, जिनमें अपाहिज, पोलिश और सोवियत सिविलियंस थे, कैदी और होमोसेक्सुअल लोग शामिल थे। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तकरीबन 85 मिलियन लोग उसकी वजह से मारे गए। हिटलर की ही तरह दूसरे डिक्टेटर्स भी हजारों लाखों लोगों के कत्ल के मुजरिम हैं। इन सभी चीजों को देख लेने के बाद एक आम इंसान के जहन में ये तस्वीर बनती है कि लोगों में उनके लिए नफरत और गुस्से का माहौल होगा और वो उन्हें एक जालिम तानाशाह के रूप में देखते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बात बिल्कुल इससे उल्टी है। Majority of people don't hate their dictators, they actually love them and idealize them. For example, जब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग सेकंड की मौत हुई तो लाखों लोग कैपिटल जोंगयांग की सड़कों पर जमा थे और डियर लीडर के गुजर जाने पर रो रहे थे। इसी तरह माओ जेडंग को चाइना में आज भी एक हीरो के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने फॉरेन ऑक्यूपेशन से देश को आजाद कराया था। 毛主席是永远不落的太阳，一路志愿禾苗壮，干革命靠的是毛泽东思想。 अब फिर से वही सवाल उठता है जो शुरू में पूछा गया था, डज मोदी हैव डिक्टेटोरियल ट्रेट्स? लेट्स फाइंड आउट। मोदी जी के पास दूसरे हिस्टोरिकल डिक्टेटर्स की तरह वो पावरफुल पब्लिक इमेज है, जिससे वो एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी स्पीचेस के थ्रू वो अपने फॉलोअर्स के बीच यूनिटी और पर्पस की भावना पैदा करके लॉयल्टी और अनकंडीशनल सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंगबली की। लेकिन एक पावरफुल कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी का होना किसी को एक डिक्टेटर नहीं बना देता। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो ये पावर रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके क्रिटिकल वॉइसेस को दबाने की कोशिश की है। आज जो चैनलों में हो रहा है वो पत्रकारिता नहीं है। कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। जहां ये बात परेशानी की वजह है कि मेनस्ट्रीम मीडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी है, उसके बावजूद इंडिया में अब भी इंडिपेंडेंट आउटलेट्स मौजूद हैं जो खुलकर अपनी बात रख पाते हैं। He is not a Democrat. He doesn't bother about the parliament. He doesn't bother about center state relations. He doesn't bother about the office of the president of India. तीसरी चीज, इंडिया में अपोजिशन लीडर्स को लीगल चैलेंजेस और आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिस आ जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के कंसर्निंग इश्यूज के बीच अब भी इलेक्शन में डिफरेंट आइडियोलॉजी रखने वाली पार्टीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। इसी तरह गवर्नमेंट के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट्स को बाय फोर्स रोकने के कई एग्जाम्पल मौजूद हैं। मोदी गवर्नमेंट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए भी मशहूर है।
राष्ट्रवाद से हम लोग प्रेरित हैं। भारत माता की, भारत माता की। और ये नेशनलिज्म उन्होंने अपने साथ इतना एसोसिएट कर लिया है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना देश से दुश्मनी और गद्दारी के रूप में देखा जाने लगा है। जहर आपके बीच घोला जा रहा है, पूछने वाले को देशद्रोही बताया जाता है। सुअर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन पर आरोप है कि 2002 में गुजरात दंगों को रोकने के लिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जहां एक बड़ी संख्या में डिस्ट्रक्शन, रेप और मुस्लिम्स के खिलाफ वायलेंस देखने को मिला था। कि गुजरात दंगे के आरोपी बाबू बजरंगी और सुरेश रिचर्ड भी अपनी जुबानी ये मान चुके हैं कि खुद मोदी ने उन्हें दंगे के दौरान मनमानी खुली छूट दे दी थी। जब भी उनसे इस बारे में सवाल किया गया है, वो उसके जवाब देने से कतराते नजर आए हैं। Modi, who was speaking to CNN IBN's current Thapar on Devil's Advocate, walked out midway when asked if he regretted the riots of 2002. अब आखिरी सवाल, क्या इन सभी आरोपों के बावजूद लोग उनसे प्यार करते हैं? तो मेरे विचार से राम का अवतार है इनका, क्योंकि दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान ने इनको पैदा किया है। एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो, तो जहां प्राइम मिनिस्टर में एक डिक्टेटर बनने के पूरे लक्षण मौजूद हैं, वहीं मैं ये बात भी मानता हूं कि आवर कंट्री इंडिया अभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, और कोई ऐसी वैसी कंट्री नहीं, बल्कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द इंटायर वर्ल्ड। कब तक रहेगी, इसके बारे में चिंताएं व्यक्त की जा सकती हैं, क्योंकि बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट। वो एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं, वो आप पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं। भाई आपको मेरा वोट चाहिए या नहीं चाहिए, वो कहानी हो गई। अब उसके बाद है कि आपने मुझे वोट दे दिया, अच्छा पूजा भी आप इनकी करो।